गरीब की बेटी को मिला 500 नौकरों वाला ससुराल। अदिति कॉलेज से आ रही है और गर्मी से उसका पूरा कुर्ता पसीने से गीला हो चुका है। अदिति, हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ वाटर पार्क। क्या अब ये नौकरानी भी हमारे साथ वाटर पार्क जाएगी? इसके पास पैसे भी हैं वाटर पार्क जाने के। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तो नौकरानी है, इसके पास कहाँ इतने पैसे होंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जो पैसे हैं उससे मुझे मेरी माँ की दवाई लेकर आनी है। तुम लोग जाओ। अब अदिति अपने घर आती है जहाँ उसकी माँ खटिया पर लेटी होती हैं। आ गई बेटी तू कॉलेज से, रुक मैं तुझे पानी देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप आराम करिए, मैं पानी खुद ले लूंगी। अब अदिति मटके से पानी पीती है और कपड़े बदलकर चूल्हे के पास बैठकर अपने और अपनी माँ के लिए दाल रोटी बनाती है और फिर अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाती है। बहुत थक गई ना, चल अब खाना खाकर आराम कर लियो। आराम? मैं आराम कैसे कर सकती हूँ माँ, मुझे तो काम करने जाना है ना लोगों के घरों में, आपकी दवाई भी लेकर आनी है। ये बातें दिल को अंदर तक चीर कर रख देती हैं। काश तेरे पिता होते तो आज तुझे ये सब नहीं करना पड़ता। छोटी सी उम्र में तेरे पिता गुजर गए और फिर तेरे बाद मेरी कोई संतान भी नहीं हो पाई। एक बड़ा भाई होता तो कितना ठीक रहता। अरे आप इतना क्यों सोचने लग गई माँ? मैं अब इतनी काबिल और समझदार हो चुकी हूँ कि आपकी सेवा पानी आराम से कर सकती हूँ। आप खाना खाकर आराम करिए। अब मालिनी खाना खाती है, दवाई लेती है और फिर सो जाती है। दूसरे दिन अदिति बड़े बड़े कोठियों में नौकरानी का काम करने आती है। आ गई तो आजकल बड़ी लेट आती है, अगर यही हाल रहा ना तो तेरी पगार काट लूंगी। माफ कर दीजिए, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए लेट हो जाती हूँ। इतना कहकर अदिति घर में झाड़ू लगाती है और रसोई में जाकर झूठे बर्तन धोती है। इसके बाद गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाकर आती है और फिर थोड़ी देर सोफे पर बैठती है कि तभी सुषमा की बेटी जानबूझकर अदिति से मजे लेते हुए अपने हाथ में लिए कोल्ड ड्रिंक के गिलास को फर्श पर गिरा देती है। अरे ओ नौकरानी, इधर आ, चले गिरा हुआ कोल्ड ड्रिंक फटाफट साफ कर। अरे ये फर्श तो मैंने साफ कर दिया था, फिर ये गंदा कैसे हुआ? अब तो सवाल जवाब भी करेगी मेरे साथ। ये मेरा घर है और तू इस घर की नौकरानी है, तुझे बस गंदगी साफ करने से मतलब होना चाहिए। गंदगी कैसे हो रही है ये जानने का तेरा कोई हक नहीं है। साफ सफाई के पैसे लेती है तो मेरी माँ कहती है। अब ये सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ जाता है और वो चुपचाप एक सूखे कपड़े से गंदे फर्श को साफ कर देती है। अब अदिति काम खत्म करके ऑटो से घर आ रही होती है। ये अमीर लोगों की सोच कितनी छोटी होती है। अगर वो अपने घर में किसी नौकर को रखते हैं तो उस नौकर को काफी तुच्छ और गिरा हुआ समझते हैं। अरे क्या ये हमें अपने परिवार की तरह प्यार नहीं दे सकते? मैडम, कब से आवाज दे रहा हूँ, आपका घर आ गया। सॉरी भैया, ये लीजिए अपना किराया। अब इसी तरह अदिति अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग घरों में काम करती है। और एक दिन अदिति अमीर गायत्री की कोठी में काम कर रही होती है, तभी गायत्री कहती है, सुन, आज तुझे रात का भी काम करना होगा। आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। पर मालकिन, मैं रात को कहीं नहीं रुकती हूँ क्योंकि मेरी माँ काफी बूढ़ी है और उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। फ्री में थोड़ी ना रोक रही हूँ, एक्स्ट्रा पैसे ले लियो रुकने के। और अगर आज तू रुकी नहीं ना तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। अरे आप ऐसा मत कहिए, मैं रुक जाऊंगी। अब अदिति अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बताती है। कैसे निर्दयी इंसान है ये लोग, इन्हें दया नहीं आती तेरे ऊपर। अरे पैसे दे रहे हैं तो क्या अपने इशारों पर नचाएंगे ये तुझे? अरे अरे माँ, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, आप आराम करो, मैं आ जाऊंगी जल्दी ही। अब सारी रात अदिति मेहमानों को कभी कोल्ड ड्रिंक लाकर देती है, तो कभी पानी, कभी उनके फरमाइश का पकवान वो रसोई में जाकर बनाती है। अब रात के 2 बजे। मालकिन, अब मैं घर चली जाऊं? मैंने कुल मिलाकर मेहमानों की बहुत खातिरदारी की है। ठीक है जा, मैं पैसे तुझे कल तक दे दूंगी। ये सुनकर अदिति मायूस हो जाती है। अब रात के 2 बजे अदिति को घर आता देखकर मोहल्ले के लोग अपनी बालकनी से, जब से इसके पापा का देहांत हुआ है तब से ये अपनी गरीब माँ की बहुत सेवा करती है। बेचारी पढ़ भी रही है और रात के 2 बजे तक नौकरानी का काम भी करती है। सच में आजकल की लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनती है। अब सुबह 5 बजे उठकर अदिति अपनी माँ के लिए खाना बनाती है और फिर कॉलेज आ जाती है, जहाँ क्लास में थकावट की वजह से उसे नींद आने लगती है।
मैडम देखो, ये अदिति क्लास में सो रही है। अरे अदिति उठो, क्लास में एक्टिव रहना चाहिए। तुम यहाँ स्टडी करने आती हो या सोने? सॉरी, मेरा आजकल काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए मैं टाइम से सो नहीं पाती। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अदिति की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अरे माँ, आपको ये क्या हो रहा है? मुझे आपको फौरन अस्पताल ले जाना होगा। अब अदिति अपनी मालकिन को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती हुई कुछ पैसों की मांग करती है। अरे तेरी माँ बीमार है तो तू मुझसे क्यों पैसे मांग रही? तेरी माँ का ठेका मैंने थोड़ी ना ले रखा है। ऐसा मत कहिए मालकिन, मैं आपके घर का काम करती हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ। क्या आप मेरी इतनी मदद नहीं कर सकती? चुप कर, किसने कहा कि तुम्हारे परिवार का हिस्सा है? अरे तू एक साधारण सी नौकरानी है। चल फोन रख, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। ये सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी दूसरी मालकिन को फोन करती है। हाँ क्या हुआ, फोन क्यों किया है? मालकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से तू 2 दिन से काम पर भी नहीं आई। मालकिन वो मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ तो पैसों की जरूरत होती है तो इंसान को काम करना पड़ता है। काम करती नहीं है, पैसे मांगने आ जाती है। रख फोन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब यह सुनकर अदिति फूट फूट कर रोने लगती है। अब अदिति अपने कॉलेज के बैग को टटोलती है जिसमें से उसे कुछ पैसे निकलते हैं और अब अपनी साइकिल पर बिठाकर अदिति अपनी माँ को अस्पताल ले जा रही होती है। बेटी पैसा है ना तेरे पास? तेरी मालकिन क्या कह रही थी फोन पर? उन्होंने पैसे दिए तुझे? नहीं माँ, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने तो मुझे ये कहा कि मैं एक मामूली सी नौकरानी हूँ। उन्होंने मेरे घर का कोई ठेका नहीं ले रखा। पता नहीं आजकल के मालिक नौकर के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। देखना माँ, एक दिन जब मैं अमीर बनूंगी ना तो मैं अपने घर के नौकरों को परिवार के सदस्य जैसा प्यार दूंगी। अब अदिति इतना कहती है कि तभी मौसम बिगड़ता है, तेज आंधी और बारिश होने लग जाती है। अरे बाप रे, ये मौसम कैसे खराब हो गया बेटी? साइकिल आराम से चलाना, रास्ते में बहुत पानी भर चुका है। मालिनी इतना कहती है कि तभी अदिति की साइकिल एक बहुत बड़े गड्ढे में धंस जाती है, जिससे अदिति की माँ साइकिल से जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर पर चोट आ जाती है। वहीं अदिति गड्ढे में बैठकर अपनी माँ की दवाइयों की पर्ची उठाती है जो पूरी तरीके से कीचड़ में सन चुकी होती है। दूसरी तरफ इतनी तेज आंधी चल रही होती है कि उसके हाथ में रखे पैसे हवा में उड़ जाते हैं। हे भगवान, इस मौसम को भी अभी खराब होना था। दवाई की पर्ची, पैसे सब इस बारिश आंधी में खराब हो गए। मेरे सर से तो खून आ रहा है। अब अदिति अपनी माँ के पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी दूर से एक लग्जरी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में बैठा एक अमीर शख्स ये सारा दृश्य देखकर, ओह गॉड, ये लड़की मुझे परेशान लग रही है, ऊपर से ये मौसम भी खराब हो रहा है। अब राहुल कार से बाहर निकलता है, उसके पीछे पीछे नौकर भी छाता लेकर आते हैं। अब राहुल अदिति के पास जाकर घुटनों के बल कीचड़ में बैठ जाता है। ये देखकर नौकर, अरे छोटे मालिक, आप कीचड़ में क्यों बैठ गए? आपके ब्रांडेड कपड़े और आपके ब्रांडेड जूते गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर अदिति घबराकर, अरे कौन है आप और आप बेवजह इस कीचड़ में क्यों बैठ गए? आप जाइए। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये क्या है आपके हाथ में? अरे ये तो दवाई की पर्ची है। अरे माँ जी, इनके सिर से तो खून बह रहा है। मैं अब आपसे बाकी की बातें अस्पताल में करूंगा, चलिए मेरे साथ। अब राहुल अपनी गाड़ी में अदिति और उसकी माँ, जो कि बहुत गरीब है, उसको बिठाकर अस्पताल लेकर आता है और चेकअप करवाता है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं नौकरानी का काम करती हूँ, मैं काम करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। राहुल नंबर देते हुए, नंबर रख लो, कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। बस सोचो कि एक दोस्त मानकर मैंने तुम्हारी ये छोटी सी मदद की है। अदिति ये सुनकर राहुल की ओर देखने लगती है। वहीं राहुल पहली नज़र में ही अदिति को पसंद कर बैठता है। अब कुछ दिनों तक अदिति घर में रहकर अपनी माँ की सेवा करती है। इसी दौरान बीच बीच में राहुल भी अदिति को फ़ोन करता है और उससे उसकी माँ की हेल्थ के बारे में पूछता है। और धीरे धीरे अदिति और राहुल की बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब एक दिन राहुल अदिति की माँ से मिलने उसके घर आता है, जहाँ राहुल के 2 से 3 नौकर भी साथ आते हैं। राहुल जी, आप यहाँ? हाँ, मैं वो माँ जी से मिलने आया था। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, आप ठीक हो। तुम्हारा धन्यवाद, जो सही वक्त पर तुम मुझे अस्पताल लेकर आ गए। आओ बैठो ना।
अब राहुल जैसे ही कुर्सी पर बैठने जाता है, राहुल के साथ आए नौकर उस कुर्सी को कपड़े से साफ करने लगते हैं। फिर अदिति जैसे ही पानी का गिलास लेकर आती है, दूसरा नौकर पानी का गिलास लेकर राहुल के हाथ में पानी देता है। अरे आप मेरे काम क्यों कर रहे हैं? मैं अपने घर के काम खुद कर लेती हूँ। अरे ये मेरे घर के नौकर हैं और ज्यादातर मेरे साथ ही बाहर जाते हैं। वैसे मेरे घर में इससे भी ज्यादा नौकर हैं, मतलब कि पूरे 500 नौकर हैं मेरे घर में। बाप रे, 500 नौकर हैं? हाँ, और मेरे घर में कोई एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीता है। अब ये सुनकर अदिति को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन राहुल अदिति को लेकर लवर पॉइंट आता है। अरे राहुल, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे यहाँ सारे कपल आते हैं तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी यहाँ ही लेकर आऊं। खैर, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, अब आ गए हैं तो बात कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे फिर जल्दी घर भी जाना है। माँ अकेली हैं घर में। खैर, मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहती थी। तुमने उस दिन मेरी मदद की थी ना, ये लो पैसे। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए अदिति, मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए, वो भी जिंदगी भर का साथ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अदिति। अब अदिति यह सुनकर दंग हो जाती है। क्या कहा? शादी? वो भी मुझ जैसी गरीब लड़की से? अरे तुम इतने आलीशान घर में रहते हो जहाँ 500 नौकर हैं, और जो नौकर तुम्हारे घर में काम करते हैं ना, मैं भी उन्हीं नौकरों में से एक हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का ही काम करती हूँ। क्या कहोगे तुम लोगों से कि तुम्हें एक नौकरानी से प्यार हुआ है? अदिति, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम मुझे बहुत पसंद है। मैं आज ही अपने घर में तुम्हारे बारे में बात करूंगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा अमीर परिवार कभी मुझ गरीब से तुम्हारी शादी करने के लिए नहीं मानेगा। अब दोनों अपने घर चले जाते हैं और राहुल अदिति के बारे में बात करने के लिए अपने परिवार वालों के साथ बैठता है। क्या हुआ बेटा, आज बड़ी तसल्ली से हमारे पास आकर बैठे हो? हाँ, सही कहा। आज कोई स्पेशल बात करनी है क्या भैया आपको हम लोगों से? हाँ, लगता है कुछ स्पेशल ही है। अब बोल भी दो, चुप क्यों हो? वो पापा, मैं ये कह रहा था कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने एक लड़की भी पसंद कर ली है। वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उसे 7-8 महीने से जानता हूँ। वो लोगों की इज्जत करती है, छल कपट नहीं है उसके अंदर, और वो सादा जीवन जीती है। ये सुनकर राहुल के घर वाले खुश हो जाते हैं। अच्छा, इतने सारे गुण हैं उस लड़की के अंदर? खैर, तू हमारा इकलौता बेटा है, तुझे जो लड़की पसंद है तो उसी से शादी कर। हाँ, आजकल तो शादी का फैसला बच्चों को ही लेने देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता होता है कि वो किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। फिर तो हमें कल ही उस लड़की के घर जाना चाहिए। ये सुनकर राहुल मुस्कुरा देता है। अब राहुल अपने कमरे में जाता है, तभी 2 नौकर कमरे में हाजिर होते हैं। एक नौकर ठंडा पानी पीने को देता है, दूसरा नौकर ट्राउजर टी शर्ट लिए कहता है, छोटे मालिक, और कोई अन्य काम है तो कहिए। हाँ, मेरे मोबाइल में अदिति नाम की लड़की का नंबर डायल करो और मुझे उससे बात करनी है। अब राजू जब तक फोन लगाता है तब तक राहुल वॉशरूम से ट्राउजर शर्ट पहनकर बाहर आता है। मालिक, फोन मैंने लगा दिया है, वो कॉल पर है, आप बात कर लीजिए। हेलो अदिति, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। हाँ कहो ना, क्या बात है? अदिति, मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं और वो कल ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारा अमीर परिवार मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गया? हाँ अदिति, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरी खुशी में ही सबकी खुशी है। अब अगले दिन सुभद्रा अपने पूरे परिवार वालों के साथ बड़ी सी गाड़ी में 2 से 3 नौकर लेकर गरीब अदिति के घर पहुंचती है। अब अदिति की माँ गरीब लड़के वालों को स्वागत करते हुए, आइए अंदर, आइए ना, बैठिए। सच कहूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके जैसा अमीर परिवार मेरी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। सुना है आप लोगों के घर में 500 नौकर हैं जो अलग अलग काम को संभालते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हाँ, और आपकी बेटी को भी हमारे घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपकी बेटी राज करेगी हमारे घर में। वैसे भैया, लड़की तो आपने काफी अच्छी पसंद की है, बस ये थोड़ी मिडिल क्लास है। मुझे थोड़ा सा डर है कि हमारे परिवार में ये लड़की एडजस्ट तो कर लेगी ना। ये सुनकर अदिति थोड़ा सा घबरा जाती। पूजा, तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रही बात अदिति की, तो वो सब संभाल लेगी। वो बहुत समझदार लड़की है।
बाप रे, मेरा बेटा तो अभी से आपकी बेटी की तारीफ करने लगा है। खैर, हमें भी आपकी लड़की बहुत पसंद है। अब बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर बच्चों की शादी करवाते हैं। अब अदिति की अमीर ससुराल से आए नौकर बड़ी बड़ी थालियों में शगुन का सामान अदिति के हाथ में देते हैं, जिसे देखकर अदिति बहुत खुश होती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद पूरे धूमधाम के साथ अदिति और राहुल की शादी हो जाती है। अब आस पड़ोस के लोग गरीब माँ की बेटी को अमीर ससुराल में जाता देखकर दिल को बहुत तसल्ली हुई ये जानकर कि इस गरीब बेटी को इतना अमीर ससुराल मिला है। एक टाइम था जब ये नौकरानी का काम करके अपनी गरीब माँ की देखभाल करती थी, और आज ये खुद ऐसे घर की बहू बनी है जहाँ इसे 500 नौकर नौकरानियों का सुख मिलेगा। हाँ, यही तो है। खैर, जो बुरे दिनों से गुजरता है भगवान उसे अच्छे दिनों का सुख भी जरूर देते हैं। अब शादी करके अदिति अपने आलीशान ससुराल में जाती है। अब जैसे ही अदिति लग्जरी गाड़ी से बाहर निकलती है, इतने में 2 से 3 नौकर अदिति के लंबे चौड़े भारी लहंगे के दुपट्टे को पीछे से पकड़कर चलने लगते हैं। वहीं गाड़ी से लेकर घर तक जो लंबा रास्ता फूलों से बना होता है, उस पर जितनी देर अदिति चलती है उतनी देर उसके ऊपर फूलों की बरसात नौकरानियां करती रहती हैं। अब अदिति जैसे ही चौखट पर आती है, एक नौकरानी कलश तो दूसरी नौकरानी कुमकुम की थाल रखती है, और अगल बगल में खड़े 2 नौकर अदिति के ऊपर पैसे बरसाते हैं। अब आरती उतारती हुई सुभद्रा, आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब अदिति दाएं पैर से कलश गिराती है, फिर अपने खूबसूरत पैर कुमकुम की थाल में रखकर हल्के कदमों से घर के अंदर प्रवेश करती है। राधिका, काजल, खड़ी क्या हो? जाओ छोटी मालकिन को उनके कमरे में छोड़ दो। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी जब से आई हूँ ये लोग मेरे आगे पीछे ही घूम रहे हैं। अरे तो क्या हुआ छोटी मालकिन, ये तो हमारा कर्तव्य है। चलिए ऊपर कमरे में चलिए। अब 2 नौकरानियां अदिति का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में लेकर आती हैं। अब अलमारी से एक नौकरानी अदिति को हल्के कपड़े निकाल कर देती है। छोटी मालकिन, आप ये भारी लहंगा उतार कर इस हल्के नाइटी को पहन लीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं पहन लेती हूँ। क्या कहा? गर्मी लग रही है? ये रहा रिमोट, रुकिए मैं अभी एसी ऑन कर देती हूँ। अब बाथरूम से कपड़े अदिति चेंज करके आती है, तभी राहुल आता है। अरे चलो अदिति, अब हम आराम कर लेते हैं। अब अदिति अपने पति के साथ आराम करती है, तभी अदिति देखती है कि दरवाजे पर 2 नौकरानियां खड़ी हैं। अरे तुम दोनों खड़ी क्यों हो? जाओ तुम भी आराम कर लो। नहीं छोटी मालकिन, हमें तो सारी रात यहाँ पर आपकी पहरेदारी करनी है। कहीं आपको किसी चीज की जरूरत हुई और हम सही समय पर हाजिर ना हो पाए तो। हाँ सही कहा। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें भी तो नींद आ रही होगी। राहुल, इन्हें बोलो ना कि ये आराम कर लें जाकर। अरे रहने दो, ये ऐसे यहाँ पहरेदारी देते हैं। अब अदिति नई होती है इसलिए वो कुछ नहीं कहती, लेकिन दरवाजे पर नौकरानी को खड़ा देखकर अदिति को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। अरे नौकरानी को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ऊपर से मेरी नई शादी हुई है, मुझे अपने पति के साथ अकेले में समय बिताना था, लेकिन ये नौकरानियां तो यहाँ से जा ही नहीं रही हैं। अब अगले दिन सुबह अदिति जैसी उठती है, वैसे ही एक नौकरानी उसके पैरों के नीचे मखमली चप्पल रखती है, दूसरी जूस का गिलास देती है। छोटी मालकिन, आप ये जूस पी लीजिए, उसके बाद शावर ले लीजिएगा। हाँ आप अंदर चलिए, मैं आपको हेयर वॉश और मैनिक्योर पेडिक्योर दे देती हूँ। अरे इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। और छोटी मालकिन, ये फैसिलिटीज आपके लिए ही हैं, चलिए अंदर, घबराइए मत। अब अदिति बाथरूम में जाती है, जहां एक नौकरानी उसका हेड वॉश करती है, दूसरी नीचे बैठकर पेडिक्योर करती है, और उसके बाद अदिति जैसे ही नहाकर बाहर आती है, वो देखती है कि नौकरानी उसके कपड़े को आयरन कर रही है। अरे कपड़े भी आयरन कर दिए? हाँ मालकिन, कपड़े भी आयरन हो गए हैं, आपस से पहन लीजिए। अब अदिति तैयार होकर घर की रसोई में आती है, जहां पर कुछ शेफ इटालियन डिश बना रहे होते हैं। छोटी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ खाना बनाने आई थी, आज मेरी पहली रसोई है ना। क्या हमारे रहते हुए आप खाना बनाएंगी? अरे अगर ये बात बड़ी मालकिन और बड़े मालिक को पता चली ना, तो वो हमें काम से निकाल देंगे। अब अदिति नौकरों की एक नहीं सुनती और खाना बनाने की सामग्री तैयार करने लगती है कि तभी वहां पर सुभद्रा आती है। बाहू, ये क्या तरीका है? तुम्हें किसने कहा रसोई में काम करने को? रसोई में इतने नौकर हैं जिन्हें मैं हर महीने तनख्वाह देती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा मैं अपने हाथ से आप लोगों को कुछ बनाकर खिलाऊं। कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम एक गरीब परिवार से आई हो और उस परिवार में तुम खुद ही सारा काम करती होगी, लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना नौकर और तुम्हारी पर्सनैलिटी में फर्क ही क्या रह जाएगा। चलो यहाँ से।
अब मायूस होकर अदिति रसोई से बाहर निकल जाती है। अब कुछ देर बाद अदिति अपने पूरे परिवार वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती है। तभी दो नौकर हाथों में पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। वहीं एक नौकरानी अपने हाथ में लेमन वाटर लाकर सभी के टेबल के सामने रखती है, जिसमें पूरा परिवार हाथ डिप करके अपने अपने फिंगर को क्लीन करता है। अब दो नौकरानियां डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी सदस्यों की गर्दन में क्लीन व्हाइट नैपकिन लगाती है, जिसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं। बाप रे, 500 नौकरानियां 24 घंटे हमारी खिदमत में खड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई एक कप प्लेट भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखता। अच्छा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद अदिति की गरीब माँ अदिति से मिलने उसके 500 नौकरों के ससुराल में आती है। अरे माँ, आप यहाँ आइए, अंदर आइए ना। नौकर, जाओ मेरी माँ के लिए कुछ अच्छा बनाकर लेकर आओ। अब नौकर अदिति की माँ के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर लेकर आते हैं। अब मालिनी जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठती है, उसको भी हाथ धुलवाने के लिए लेमन वाटर दिया जाता है, जिसके बाद एक सफेद नैपकिन उसकी गर्दन पर लगाया जाता है और फिर मालिनी खाना खाती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। जी शुक्रिया। बहू, जाओ अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाओ। अब अदिति अपने कमरे में माँ को लेकर जाती है, जहाँ दो नौकरानी पहले ही उपस्थित होती हैं। सुनो, मेरी माँ के पैरों में मालिश कर दो, उनके पैरों में काफी दर्द रहता है। अब दो नौकरानियां अदिति की गरीब माँ के पैरों में मालिश करती हैं। बेटी, तू तो अपने 500 नौकर के ससुराल में बहुत राज कर रही है। ये सब देखकर मन खुश हो गया। अब अगले दिन मालिनी अपनी बेटी से मिलकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब धीरे धीरे अदिति अपने आसपास 24 घंटे नौकरानी नौकरों को देखकर इरिटेट होने लगती है। सुनो तुम लोग, मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे थोड़ी एंजाइटी हो रही है। मैं अकेले रहना चाहती हूँ थोड़ा। तो क्या हो गया मालकिन, हम फिर भी यहीं रहेंगे, वरना बड़ी मालकिन हम पर गुस्सा करेंगी। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, जाओ यहाँ से। अब अदिति लाख बार कहती है, लेकिन नौकरानी दरवाजे से हिलती तक नहीं है। अब इसी तरह एक दिन अदिति को अपने पति से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी होती है, लेकिन कमरे में दो नौकर खड़े होते हैं। श्यामू भैया, राजू भैया, आप यहाँ से कुछ समय के लिए जा सकते हैं क्या? मुझे अपने हस्बैंड से कुछ पर्सनल बात करनी है। नहीं छोटे मालकिन, हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर इस बीच छोटे मालिक को हमारी जरूरत पड़ी तो। इतने में दूसरा नौकर राहुल के कंधे से उसके ब्लेजर और कोट को उतारने लगता है। ये सब क्या है राहुल? मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी है। इन लोगों को कहो ना यहाँ से चले जाएं। अरे तो क्या हो गया अदिति, ये लोग कौन सा तुम्हारी बात किसी को बताने जा रहे हैं? तुम कहो ना, तुम्हें क्या कहना है? रहने दो राहुल, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे पर्सनल बात का मतलब तुम्हें पता नहीं है क्या? खैर, पर्सनल बात क्या, इस घर में तो पर्सनल प्राइवेसी भी नहीं है। अब गुस्से से अदिति वहां से चली जाती है। अब अगले दिन अदिति का खराब मूड देखकर राहुल बाहर घूमने का प्लान बनाता है। अब अदिति खुश होती है और तैयार होकर गाड़ी के पास आती है, तो वो देखती है कि दो नौकर गाड़ी के अंदर बैठने जा रहे हैं। एक सेकेंड, तुम लोग गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो? मैं और मेरे हस्बैंड घूमने जा रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या काम? राहुल, ये नौकर हमारे साथ जाएंगे क्या? हाँ अदिति, अगर हम शॉपिंग करेंगे तो हमारा शॉपिंग बैग कौन उठाएगा? और फिर जब रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे तो हमारे फोन को कौन कैरी करेगा? उस वक्त यही तो हमारी कॉल अटेंड करेंगे ना। क्या बकवास है राहुल, ये छोटे छोटे काम करने के लिए भी तुम्हें नौकर चाहिए? अरे ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। तभी वहां पर आती सुभद्रा। बहू, हमारे घर में हर छोटे बड़े काम नौकर और नौकरानियां ही करते हैं। तुम्हें अब इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। अब गुस्से से अदिति नौकरों के साथ ही अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है। अब वो शॉपिंग पर जाती है, रेस्टोरेंट में खाना खाती है, जहां नौकर पहरेदारी में खड़े होते हैं। अब अकेले में एक दिन घर के सभी नौकर नौकरानियों से अदिति कहती है, ये सब क्या है? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप लोग 24 घंटे यहीं रहते हैं। आप लोगों का कोई घर बार नहीं है क्या? आप कभी अपने घर नहीं जाते? छोटी मालकिन, हम यहाँ 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हाँ, और हम अपने परिवार वालों के पास 6 महीने में एक बार जाते हैं। यह सुनकर अदिति को धक्का लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या आप इतने महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और उसके बाद भी इस घर में आपके साथ कोई प्यार से बात नहीं करता? यहाँ तक कि मैं भी आपके ऊपर गुस्सा करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर अदिति अपने कमरे में आती है। हे भगवान, इस 500 नौकर की चकाचौंध में आकर मैं कैसे भूल गई कि नौकरों की भी फीलिंग्स होती हैं, उनका भी परिवार होता है। नहीं, अब समय आ गया है कि मैं घर के लोगों को एहसास दिलाऊं कि नौकर भी हमारे घर के परिवार का हिस्से जैसे ही होते हैं। अब अगले दिन जब अदिति उठती है तो उसके कमरे में हमेशा की तरह नौकरानी जूस लेकर आती है।
तब अदिति नौकरानी को अपने बिस्तर पर बिठाती है। तुम यहाँ आराम से ये जूस पियो, मैं नहा कर आती हूँ। अब अदिति जब नहा कर आती है तो दूसरी नौकरानी कपड़े आयरन कर रही होती है। अब अदिति आयरन लेकर, रुको, आज से तुम लोग मेरा कोई काम नहीं करोगी और मैं भी किसी से नहीं कहूंगी कि मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। अब ये सुनकर दोनों नौकरानी हैरान हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। अब रात को अदिति सभी नौकरों को एक साथ इकट्ठा करके, मम्मी जी, पापा जी, मैं क्या सोच रही थी कि नौकरों को भी एक दिन वीकेंड का ऑफ देना चाहिए। मुझे पता चला है कि ये 6 महीने में एक बार अपने परिवार से मिलते हैं और मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वैसे अदिति, तुम ठीक कह रही हो, 6 महीने का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ ठीक है, आज से हर संडे इन लोगों की छुट्टी रहेगी। ये सुनकर सभी नौकर खुश हो जाते हैं। अब संडे आते ही सभी नौकर अपने अपने परिवार से मिलने चले जाते हैं, जिसके बाद घर के लोग, अरे मेरी चाय नहीं आई अब तक बेडरूम में। मुझे भी अब तक आज का अखबार नहीं मिला है। ब्रेकफास्ट पता नहीं रेडी हुआ कि नहीं, सभी नौकर कहाँ हैं? तभी वहां अदिति आती है। अरे आप लोग भूल गए क्या, आज सभी नौकर छुट्टी पर हैं। आज संडे, उनका वीकेंड ऑफ है। अरे बाप रे, अब काम कैसे होगा? माँ जी आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं रसोई में खाना बना लेती हूँ, आप लोग अपने कमरे की डस्टिंग कर लीजिए। बहू, हमारी आदत नहीं है ये सब करने की। हाँ, अब नौकरों वाले काम भी हम करें। थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप भी करना चाहिए ताकि शरीर चलता फिरता रहे। अब सुभद्रा नहाकर अपने कपड़े खुद धोती है, वहीं पूजा अपना कमरा साफ करती है, घनश्याम भी अखबार खुद ही लेकर पढ़ता है, वहीं अदिति सबके लिए खाना बनाती है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं। आज तो बहुत काम हो गया। हाँ, और ऊपर से आधी से ज्यादा चीज तो हमें पता ही नहीं है कि घर में कहाँ रखी हुई है। सब नौकर ही जानते हैं। पर ये गलत है ना पापा जी, अपने घर की चीजें हमें खुद नहीं पता। हमें इतना भी नौकर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ओह गॉड भाभी, अब तो जब से आई हो तब से नौकरों के फेवर में कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। अरे वो नौकर है और हमारे घर पर ड्यूटी करते हैं, इसके बदले वो पैसे भी लेते हैं। पता नहीं आपने उन्हें वीकेंड का ऑफ क्यों ही दिया है। अब अदिति कुछ नहीं कहती और शांत रहती है। अब मंडे को फिर से सभी नौकर घर आ जाते हैं, सभी के चेहरे पर खुशी होती है। छोटी मालकिन कितनी अच्छी है, इनकी वजह से हम अपने परिवार से मिल पाए। हाँ सही कह रही हो तुम, कोई तो है इस घर में जो हमारे बारे में सोच रहा है। अब हर हफ्ते वीकेंड का ऑफ नौकरों को मिलने के कारण घर वालों को अपने काम खुद ही करने पड़ते थे। अब एक दिन सुभद्रा, सुनिए जी, मैं क्या सोच रही हूँ, एक बार डॉक्टर से अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाऊं। अब सुभद्रा अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद, देखिए सुभद्रा जी, कंग्रेचुलेशंस, आपका तो कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से नॉर्मल है। लगता है आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज्यादा कर रही हैं या कोई एक्सरसाइज। जी एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन घर के काम वगैरह करने लगी हूँ रेगुलर, थोड़ा बहुत। अब सुभद्रा घर आकर, बहू तुम ठीक कहती थी, काम काज करने से शरीर फिट रहता है। तुम्हें पता है घर के काम काज करने की वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ बहू, तुम्हारी सास ठीक कह रही है। अब तो मुझे भी अच्छा लगता है, शरीर में काफी हल्कापन महसूस होता है काम काज करने से। तभी वहां पूजा आती है। नौकर, नौकर कहाँ हो? चलो मुझे जिम छोड़ दो, आज ड्राइवर नहीं आया है। यह सुनकर अदिति कहती है, अरे पूजा, तुम जिम ही जा रही हो तो वॉक करके जाओ ना, इससे तुम्हारी हल्की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप अपना मुंह बंद करिए और मेरा मैंगो शेक कहाँ है? वो भी टेबल पर ही रखा है, ले लो पूजा। माँ, अब ये जूस का ग्लास भी मैं खुद लेकर पीऊंगी। इन्हें बताओ कि ये सब करने के लिए हमने नौकर रखा है। जी मैं देती हूँ पूजा मैम। रुको बेटी, बहू ठीक कह रही है, थोड़ा बहुत काम तो खुद भी कर सकती हो, इससे तुम्हारा शरीर और ज्यादा फिट रहेगा। नौकर के पास और भी बहुत काम है। अब गुस्से में पूजा वहां से चली जाती है। वहीं दूर से नौकर ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। अब इसी तरह एक दिन अदिति, माँ जी चलिए हम लोग किसी टेम्पल में घूमने चलते हैं और अपने 500 नौकरों को भी ले चलते हैं। बहू, परिवार के पीछे नौकर क्या करेंगे? माँ जी, ये नौकर भी तो हमारा ही परिवार है, ये हमारे लिए इतना करते हैं। अब अदिति के बात मानकर घर के सभी सदस्य 500 नौकरों के साथ मंदिर घूमने आते हैं। ये लो, ये मेरा फोन और बैग पकड़ो। पूजा ये क्या, वो आज घूमने आए हैं, ये छोटे मोटे काम तुम खुद कर लो। अब अदिति परिवार और नौकरों के साथ मंदिर के दर्शन करती है और एक मशहूर गार्डन में वो सभी नौकरों के साथ मिलकर पिक्चर क्लिक करती है। बहू ये क्या है, तुम परिवार को छोड़कर उन नौकरों की साथ तस्वीर ले रही हो? माँ जी, ये लोग अपना परिवार छोड़ के 2 पैसा कमाने के लिए दिन रात हमारी सेवा करते हैं। उस पर से हम भी इनके साथ गैरों जैसा बर्ताव करेंगे तो इन्हें परिवार का प्यार मिलेगा कैसे?
अब यह सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और आज पूजा भी शर्मिंदगी महसूस करती है। भाभी ठीक कह रही है, चलो सब साथ में पिक लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। इस दिन के बाद से अदिति के ससुराल वाले नौकरों से प्यार और उनकी इज्जत करने लगते हैं, साथ ही उन पर ज्यादा काम का लोड भी नहीं डालते। अब एक दिन अदिति उदास होती है। क्या हुआ अदिति? सबको सुधार के तुम खुद आज उदास हो? वो राहुल, माँ की चिंता होती है। मैं 500 नौकरों के साथ हूँ, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। अब सुभद्रा और घनश्याम वहां आकर, बहू तुम चिंता मत करो, अभी से हम तुम्हारी गरीब माँ के घर में भी एक नौकर लगवा देंगे। हाँ, और खर्चा पानी हम ही भिजवा दिया करेंगे। अब राहुल और अदिति 3 से 4 नौकर अदिति की गरीब माँ के घर लेकर आता है। दामाद जी, इसकी क्या जरूरत थी? माँ जी, आपको इनकी बहुत जरूरत है, अब आपकी उम्र हो गई है। हाँ माँ, ये ठीक कह रहे हैं। आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें कहना। नहीं, बस बहुत है। भगवान तुम्हारे जैसे दामाद और बेटी सबको दे। अब इस दिन के बाद से अदिति के साथ साथ अदिति की गरीब माँ भी अपने घर में खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है।